हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीते लम्हे। दोस्तों, मुंबई के दादर स्टेशन पूर्व में एक भीड़ भाड़ वाली सड़क है, दादा साहब फाल्के रोड। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर कपड़े, लुंगी और लस्सी तक बिकते नजर आ जाएंगे। इसी सड़क पर बड़े बड़े फिल्म स्टूडियो हुआ करते थे। उनमें से रंजीत और रूपतारा स्टूडियो के अवशेष आज भी खड़े हैं। यह उन दिनों की बात है जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज था। तब दादा साहब फाल्के रोड का नाम हुआ करता था नेगम क्रॉस रोड। रूपतारा स्टूडियो के आगे फिल्मी कलाकारों की गाड़ियां रुका करती थी। स्टूडियो के सामने एक बेरंग 2 मंजिला पुरानी इमारत खड़ी थी जिसका नाम था मितावाला चौल। उसमें ज्यादातर परिवार भाड़े पर रहते थे। उसी में एक परिवार था मास्टर अली बख्श और इकबाल बेगम का। मास्टर अली बख्श फिल्म और नाटक कंपनी में हारमोनियम बजाते थे। वह लाहौर से संगीतकार बनने का ख्वाब लेकर मुंबई आए थे। बम्बई की कृष्णा फिल्म कंपनी के म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम करते हुए मेरठ से आए एक क्रिश्चियन डांसर से उनकी आंखें चार हो गई। लंबी पतली उस डांसर पर अली बख्श फिदा हो गए। हालांकि वह पहले से शादीशुदा थे और उनकी पत्नी लाहौर के पास अपने गांव में रहती थी। इसके बाद भी उन्होंने उस क्रिश्चियन लड़की प्रभावती से दूसरी शादी रचा ली। वह क्रिश्चियन लड़की इस्लाम कबूल करके प्रभावती से इकबाल बेगम बन गई। दोनों फिल्म कंपनी में काम करते हुए मुफलिसी में जिंदगी काट रहे थे। उनकी पहली औलाद लड़की हुई। अली बख्श लड़का चाहते थे, लेकिन उन्होंने पहली संतान को खुदा की नेमत मानकर मंजूर कर लिया। जब इकबाल बेगम दूसरी बार गर्भवती हुई तो अली बख्श ने बेटे की चाह में माहिम दरगाह पर चादर चढ़ाई। सेहतमंद बेटे की चाह में बीवी को किशमिश और छुआरे खिलाते रहे। जब बीवी को दर्द उठा तो तांगे पर बैठाकर पलेर में डॉक्टर गार्डे के क्लिनिक ले गए। 1 अगस्त 1933 को इकबाल बेगम ने फिर से एक बच्ची को जन्म दिया। जब अली बख्श ने यह खबर सुनी तो मानो उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। 7 दिन बाद इकबाल बेगम अपनी नवजात बच्ची को लेकर चौल में लौट आई, लेकिन अली बख्श ने अपनी औलाद का मुंह तक नहीं देखा। उन्हें खुदा से यही शिकायत थी कि जब बेटा मांगा तो बेटी क्यों दी। रात को इकबाल बेगम अपनी नवजात बच्ची के साथ सो रही थी। आधी रात को उनकी नींद खुली। बिस्तर पर हाथ टटोला तो बच्ची वहां नहीं थी। वह घबराकर उठी और लैंप जलाकर देखा। बड़ी बेटी तो बाप के बिस्तर पर सो रही थी, लेकिन छोटी बेटी और अली बख्श दोनों लापता थे। इकबाल बेगम का दिल आशंका से धड़कने लगा। वह कमरे से बाहर निकली तो देखा कि बालकनी में खड़े अली बख्श बीड़ी पी रहे हैं। बेगम तेजी से उनकी तरफ गई और पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? अली बख्श खामोशी से बीड़ी पीते रहे। बेगम ने गुस्से में कांपते हुए कहा, मेरी बेटी कहाँ है? बता रहे हो या मैं चिल्लाकर पूरे चौल को जगाऊं? अली बख्श ने अपनी बीवी को एक नजर देखा और बोले, यतीम खाने की सीढ़ियों पर छोड़कर आया हूं। बावली होकर बेगम ने भागना शुरू किया, लेकिन वह इतनी कमजोर हो गई थी कि 5-6 कदम के बाद ही लड़खड़ाकर बालकनी में बेहोश हो गई। बेगम को जब होश आया तो देखा कि उनकी नवजात बेटी उनके पास सो रही है। उसके चेहरे पर छोटे छोटे लाल दाग पड़ चुके हैं। पास में अली बख्श बैठे हुए हैं। बेगम ने पूछा, यह मेरी बच्ची को क्या हुआ मास्टर जी? अली बख्श शर्मिंदगी महसूस करते हुए बोले, बेगम, आपने मुझे बहुत बड़े गुनाह से बचा लिया। जब आप बालकनी में बेहोश होकर गिर पड़ी तो मैंने आपको फौरन कमरे में लाकर बिस्तर पर लेटाया और फिर भागते हुए यतीम खाने पहुंचा। हमारी बेटी यतीम खाने की सीढ़ियों पर पड़ी धीमी आवाज में रोती जा रही थी। अल्लाह का शुक्र था कि किसी आवारा कुत्ते की नजर इस पर नहीं पड़ी। जब मैंने इसे गोद में उठाया तो पाया कि हमारी नन्ही जान के बदन को लाल चींटियों ने घेर रखा है। मैंने अपने अंगोछे से इसके बदन की चींटियों को साफ किया। बेगम ने कहा, अगर मेरी नींद नहीं खुलती तो रात भर में हमारी बच्ची को चींटियां खा डालती। अली बख्श अपने गुनाह की बार बार माफी मांगने लगे और बेगम ने उन्हें माफ कर दिया।
इस बच्ची का नाम रखा गया महजबी। वह अपने दोस्तों के साथ रूपतारा फिल्म स्टूडियो के सामने मोटर गाड़ियां देखने के लिए खड़ी हो जाती। उन गाड़ियों में अक्सर फिल्मी दुनिया के लोग आते जाते थे। रूपतारा स्टूडियो जादू के पिटारे जैसा था उस लड़की के लिए। ऐसा पिटारा जिसमें जाकर बड़ी बड़ी गाड़ियां गायब हो जाती। हालांकि चौकीदार बच्चों को भीतर नहीं जाने देता था। एक दिन महजबी माँ के हाथ के बने गर्मा गर्म पकौड़े लेकर स्टूडियो के गेट पर बैठे पठान के पास गई। अंकल, माँ ने आपके लिए पकौड़े बनाए हैं, खा लो। पकौड़े खाने के बाद पठान ने पूछा, मेरा बच्चा, तुझे अंदर जाना है? महजबी ने हाँ में गर्दन हिलाई। पठान ने उसे इस हिदायत के साथ अंदर जाने दिया कि वह एक कोने में खड़ी होकर फिल्मी सितारों को देखेगी। महजबी के लिए अंदर की दुनिया वाकई जादुई थी। गाड़ियां, दुकान, टांगा, कुछ औरतें साड़ी पहनकर घूम रही थी। तभी अंदर एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक लंबा चौड़ा गोरा फिल्मी सितारा उतरा। महजबी ने उसे पहचान लिया। इसे ही तो फिल्म सीता के पोस्टर पर देखा था उसने। उस स्टार का नाम था पृथ्वीराज कपूर। अली बख्श अपनी बड़ी बेटी खुर्शीद को फिल्म की शूटिंग के लिए स्टूडियो ले गए, लेकिन उससे घर नहीं चल पाता था। तब वह 4 साल की महजबी को सोहराब मोदी के स्टूडियो मिनर्वा टॉकीज लेकर गए। वहां तब फिल्म जेलर की कास्टिंग हो रही थी। स्क्रिप्ट राइटर थे कमाल अमरोही। उनको 4-5 साल की एक लड़की की जरूरत थी। हालांकि वहां भी महजबी सेलेक्ट नहीं हो पाई। एक दिन इकबाल बेगम अपनी छोटी बेटी को लेकर बंबई के अंधेरी ईस्ट में स्थित प्रकाश स्टूडियो गई। वहां उन्होंने महजबी के लिए निर्माता निर्देशक विजय भट्ट से बात की। महजबी इतनी बातूनी थी कि विजय भट्ट ने उसके साथ 2 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। सन 1939 में महजबी की 2 फिल्में लेदर फेस और अधूरी कहानी रिलीज हुई। इस तरह से 5 साल की उम्र से महजबी ने 5 सदस्यों के घर की जिम्मेदारी उठा ली और जिंदगी भर अपना हाड़ मांस गलाकर बेटी होने का फर्ज निभाती रही। कुछ ही वर्षों में महजबी को एक नया नाम और नई पहचान मिल गई, मीना कुमारी। जिस बच्ची को गैर जरूरी मानकर बाप ने यतीम खाने की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था, उसी ने मीना कुमारी के रूप में हिंदुस्तान की महान अदाकारा बनकर दुनिया को बेइंतहा खुशियां दी। हालांकि बदले में उन्हें बस दुख और दर्द और तन्हाई मिले। दोस्तों, कैसी लगी आपको मीना कुमारी की ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।